नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज हम जानते हैं कि यह समय हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं का है। हम कितना भी पढ़ लिख लें, जब तक हम प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्थान नहीं बना पाते हैं, तब तक हमारा कोई वजूद नहीं रह जाता। इसलिए हम इस वीडियो में आपके लिए टेट, सीटेट, नेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय से पूछे जाने वाले सामग्रियों को हमने संकलित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आज हम हिंदी विषय, जो हमारी भाषा भी है, मातृभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी राजभाषा है, इसके विविध रूप हैं, उसके विषय में हम चाहेंगे कि आज आपको बताएं, अवगत कराएं, जिसके आधार पर आप इसको समझ सकें, इसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें, इसको लिख सकें और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो देखिए, हम जब कुछ भी बोलते हैं, जो भी कुछ अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो उसका जो माध्यम होता है वही होती है भाषा। अब ये भाषा क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। लिपि क्या होती है एवं व्याकरण क्या है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। इसके विषय में हम एक करके समस्त बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम भाषा शब्द को समझें कि भाषा होती क्या है, क्योंकि बिना बोले हम किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए, बोलने के लिए तो समस्त प्राणी, जीव जंतु अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, लेकिन मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है। वह अपनी भाषा को अनेकों संकेतों में, ध्वनियों को अनेकों चिन्हों में व्यवस्थित कर डाला है और उसी के आधार पर अपने ध्वनियों का प्रस्फुटन करता है, जिससे वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरे के विचारों को स्वयं आत्मसात करने की क्षमता रखता है। इसलिए भाषा क्या है? सबसे पहली बात है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से प्राय होता है बोलना। भाष क्या है? बोलने के लिए, अर्थात वाणी को व्यक्त करना। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हमारी वाणी निकलेगी नहीं, तब तक हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए जब हमें पीड़ा होती है, हंसी होती है, प्रसन्नता होती है, सुख होता है, दुख होता है, ऐसे समय हम कुछ ना कुछ ध्वनियों को मुख से बाहर निकालते हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति का कारण बनती है, वही भाषा का रूप ले लेती है। तो देखिए, इसका अर्थ क्या है? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन को, भावों व विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा का प्राय है कि यह ऐसा माध्यम जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का भी माध्यम बने, एक कारण बने, एक पुल का काम, सेतु का काम करे। इसीलिए जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और दूसरों के विचारों को आत्मसात करना चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच की जो प्रक्रिया होती है, जो ध्वन्यात्मक प्रस्फुटन होता है, जो ध्वनि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं तो दूसरा उसको समझता है, क्योंकि उस भाषा का वह मायने, अर्थ उसको समझाया जाता है। इसीलिए भाषा का एक हम परिभाषा भी लेते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा की। देखिए, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, इसमें ध्वनि संकेत का होना आवश्यक है। ध्वनि संकेत जो हमारी वाणी के द्वारा बाहर अभिव्यक्त की जा रही है, जिसमें हमारे भाव और विचार की पूर्णता हो। अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है? परस्पर विचार और विनिमय करता है। अर्थात इसके लिए दो पक्ष होने जरूर चाहिए, जो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है और जिसके लिए व्यक्त करना चाहता है। तो जब तक दो नहीं होंगे तब तक विचारों का व्यक्ति का कोई मतलब नहीं निकलता है।
इसलिए विचार का विनिमय होना चाहिए। यादृच्छिक ऋण ध्वनि संकेत की प्रणाली को, यादृच्छिक माने जो अपनी इच्छा से बोली जाए। ऋण का अर्थ होता है जो किसी विषय में एक तरह से वह परंपरागत हो गई हो, उसका वही मायने या अर्थ निकाला जाता हो, जिसको हम फिर हटा या टाल नहीं सकते हैं। ध्वनि संकेत सबसे मुख्य क्या है, जो ध्वनि का संकेत है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो स्वर तंत्र है, जो बोलने के लिए इतनी बड़ी प्रणाली विकसित की गई है अंदर, उनके द्वारा जब हम वायु को बाहर प्राणवायु के द्वारा निकालते हैं बाहर मुख में, तो वह वायु कहीं न कहीं संघर्षित करती है, कभी कंठ में करती है, कभी मूर्धा में करती है, कभी तालु में करती है, कभी दांत से स्पर्श करती है, कभी होठों से छूती है। जब वह ध्वनि आकर के इस तरह से स्पर्श करती है तो उसमें कहीं न कहीं रगड़ होती है, स्पर्श होता है, वह एक ध्वनि का रूप ले लेती है और वही ध्वनि चल करके भाषा को रूप लेती है। तो देखिए भाषा क्या है, अब आप समझ गए होंगे कि भाषा का प्राय है अपने विचारों को दूसरों के प्रति आदान प्रदान करना, विचारों का विनिमय करना, वह प्रणाली जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जो ध्वन्यात्मक रूप होता है, ध्वनि के रूप होती है, उसी को हम भाषा या लैंग्वेज कहते हैं। अब आइए देखिए भाषा के विविध रूप होते हैं, जैसे बोली। कभी कभी हम देखते हैं भाषा और बोली को एक मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। भाषा एक विस्तृत रूप है और बोली उसका एक संकुचित या संकीर्ण रूप होता है। देखिए बोली क्या है, भाषा के जिस रूप का प्रयोग स्थानीय तौर पर साधारण जनता अपने घरों या समूहों में करते हैं, अर्थात बोली वह है जो ग्रामीण स्तर पर या एक स्थानीय स्तर पर गांव के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आपस में बोलते हैं, जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों की भावनाओं को, उनके संवेगों को समझने का प्रयास करते हैं, उसको हम बोली करते हैं। बोली या प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग होती है, लेकिन वही बोली जब व्यापक स्तर पहुंच जाती है तो वह एक भाषा का रूप ले लेती है। कहते हैं परनिश्चित भाषा। दूसरी भाषा होती है जो संस्कारित या परिष्कृत भाषा होती है, परनिश्चित भाषा होती है। परनिश्चित भाषा से अभिप्राय होता है भाषा के उस रूप से जो व्याकरण से नियंत्रित होती है, अर्थात जो भाषा व्याकरण पर आधारित होती है। व्याकरण क्या है, अनुशासन। जैसे किसी कार्य को करने का अनुशासन होता है, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने का एक नियम होता है, कानून होता है, देश को सुरक्षित करने के लिए, विकसित करने के लिए उसका एक दायरा होता है, संविधान होता है। ठीक उसी प्रकार से समस्त भाषाओं की भी अपनी एक अनुशासन की प्रवृत्ति होती है, जिसको हम व्याकरण कहते हैं। कहते हैं कि व्याकरण से नियंत्रित होती है, अर्थात भाषा हमेशा व्याकरणात्मक रूप में जब आती है तब वह नियंत्रण में रहती है। हम कब कहाँ बोलें, क्या बोलें, कैसे बोलें, इन समस्त चीज़ों का अलग अलग परिदृश्य में उसका संदर्भ भी अलग अलग हो जाता है। इसलिए जब परिनिष्ठित होती है, परिष्कृत होती है, व्याकरण से शुद्ध कर दी जाती है जो भाषा, वही परिनिष्ठित भाषा का रूप ले लेती है। राजभाषा का प्राय है सरकारी कामकाज की वैधानिक भाषा को, माने आप देखेंगे कि राजभाषा का प्राय होता है कि किसी भी राज्य की वह भाषा जो वैधानिक रूप से सरकारी कामकाजों में प्रयोग में लाई जाती हो, बोली जाती हो, लिखी जाती हो, वह राजभाषा कहलाती है। जैसे हमारे देश भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, क्योंकि बहुतायत क्षेत्रों में, बहुतायत जगहों पर हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं और इसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त हुई है, इसलिए राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर होता है। राष्ट्रभाषा का प्राय होता है विस्तृत भूभाग पर, अर्थात किसी देश के अधिक अधिक क्षेत्र पर, भूभाग पर देश की भावात्मक एकता, माने देश की आत्मा क्या है, देश की भावना क्या है, देश के प्रति एकता की भावना कैसी है, उसके अनुरूप जब हम अपने विचारों को निरूपित करते हैं जिस ध्वनि के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। अर्थात राष्ट्रभाषा में देश की एकता, देश की भावात्मक शक्ति और देश की आत्मा निश्चित रूप से सम्मिलित होती है और यह देश के
2/3 क्षेत्रों में या आधे से अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा से प्राय है जो राष्ट्र के हित के लिए, जो राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाने के लिए और राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता की भावना को पिरोने के लिए बोली जाती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब देखिए, ये भाषा की बात थी। भाषा में हम ये भी देखते हैं, जो हमारी हिंदी है, कहते हैं एक मानक भाषा है। मानक भाषा का प्राय क्या है, अर्थात इसको वैधानिकता प्राप्त है। यह भारत के अधिक से अधिक राज्यों में बोली जाती है। यह अधिक से अधिक राज्यों की सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इसलिए संविधान की धारा भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई है। इसी को हम मानक हिंदी भाषा भी कहते हैं। अब आता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। चूंकि हमारी राजभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा यह हिंदी है। अब हिंदी की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो आपको थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। पीछे का प्राय है कि आपको वैदिक काल में जाना पड़ेगा, क्योंकि भाषा या ध्वनि या विचार हमारे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्फुटित होते रहे। जैसे वैदिक काल में आप देखेंगे तो उसमें जो भाषा थी वह संस्कृत निष्ठ थी, वैदिक संस्कृत थी, जिसमें देवी देवताओं की स्तुतियाँ, उनके किए गए कार्यों का वर्णन किया गया था। वैदिक संस्कृत के बाद फिर जब उसमें कुछ अपभ्रंश होते हैं तो लौकिक संस्कृत का रूप लेती है। तो भाषा अर्थात वैदिक संस्कृत के रूप में आगे बढ़ी, चल करके आगे फिर वह लौकिक संस्कृत का रूप लेती है, और लौकिक संस्कृत को फिर जब उसमें विकार उत्पन्न होता है तो वह पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित होती जाती है। अपभ्रंश का प्राय होता है कि जब भाषा जो मूल रूप से हट करके अन्य रूपों में प्रस्फुटित होने लगती है और वह उसमें एक रूढ़ हो जाती है, उसे अपभ्रंश कहते हैं। तो अपभ्रंश में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 7 प्रकार के अपभ्रंश भाषाएं हैं, जिसमें एक सौर सैनिक अपभ्रंश का नाम आपने सुना होगा, जो मथुरा जैसे नगर के पास स्थित था उस समय। तो वहाँ की जो अपभ्रंश भाषा थी उसी को बाद में धीरे धीरे हिंदी की खड़ी बोली का रूप दिया गया, और वही आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में हिंदी को प्रथम वरीयता प्रदान की गई। इसलिए हिंदी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? सबसे पहले जो भाषा हमारे थी, कहते हैं सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृत। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। कैसे? अब आप देखेंगे, सबसे पहली भाषा वैदिक संस्कृति थी, फिर लौकिक संस्कृति बनी, फिर पाली आई, प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश ही तमाम जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं वे उत्पन्न हुई। और इस अपभ्रंश में जो सौर श्रेणी अपभ्रंश था, इससे हिंदी उत्पन्न हुई। कब? 1000 ईस्वी में जाकर के, यानी 1000 ईस्वी जब आई है तब वहां पर हिंदी अपने पूर्ण गौरव में आ गई थी, और यह खड़ी बोली के रूप में आ गई, और वहीं से हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति को माना जाता है। अब देखिए, कहते हैं कि जो भाषा है हमारे देश में, इसको मूल रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, और उन 5 भागों में इस हिंदी भाषा को भाषाएं क्या क्या हैं? तो देखिए, जैसे पश्चिमी हिंदी, यानी पश्चिम क्षेत्र में जो बोली जाने वाली हिंदी है, उसके अंतर्गत क्या है? ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है। ये जो भाषाएं हैं ये पश्चिमी हिंदी, अर्थात ये सब हिंदी की उपभाषाएं बोली जाती हैं। तो खड़ी बोली अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्षेत्र की भाषा है, तो आप सीधे बोलेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या है? अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। अर्थात ये जो 3 भाषाएं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से बिहारी हिंदी, बिहार क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी है, उसके अंदर क्या है? मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है। आप देखते होंगे तमाम प्रकार की ऐसी भाषाएं जो बहुत ही मधुर लगती हैं, वे भाषाएं भोजपुरी, मगही और मैथिली अर्थात बिहारी हिंदी के रूप में बोली जाती हैं। इसी तरह से राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, यानी आप वहाँ देखेंगे तमाम ऐसी भाषाएं हैं,
तमाम ऐसे ध्वनियों के रूप परिवर्तित होते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी भारत का जो राज्य है, राजस्थान, गुजरात आदि में इन भाषाओं का प्रयोग बहुतायत रूप से किया जाता है। पहाड़ी हिंदी अगला जिसका उपखंड है, उपभाषाओं का क्षेत्र है, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, अर्थात जो पहाड़ी है हिंदी, उसमें भी देखिए हिंदी वहाँ भी बोली जाती है, लेकिन वह रूप क्या ले लेती है, गढ़वाली का, गढ़वाल प्रांत में बोली जाने वाली, कुमायूनी कुमायूं क्षेत्र में बोली जाने वाली, नेपाली नेपाल क्षेत्र में बोली जाने वाली। इस प्रकार से भाषाओं को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। उसकी जो उपभाषाएं हैं, उन उपभाषाओं में इनके अंदर कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए इन चीज़ों को यहाँ पर दिया जा रहा है, आप इसे अच्छी तरह से देखें, समझें, सुने। फिर आप देखेंगे कि जो भाषा होती है उसको हम समझते कैसे हैं। तो मूल रूप से आप देखेंगे भाषाओं को लगभग 4 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। कौन कौन सा है? पहली बात संकेत के द्वारा। हम कभी किसी चीज़ को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, विचारों को प्रदान करना चाहते हैं, बिना बोले हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाथों को हिला करके, सर को हिला करके, या हम अन्य प्रकार के चीज़ों का उपयोग करके हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों को एक दूसरे से अवगत हो जाते हैं। लिख करके, कभी कभी जब हमें बोलना नहीं है, हम लिख करके अपने विचारों को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। पढ़ करके, अर्थात कभी कभी क्या होता है, किसी की लिखी हुई चीज़ों को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसको पढ़ करके समझ लेते हैं। और होता है बोल करके, अगला रूप क्या है, बोल करके, अर्थात हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को बोल करके ही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति बोलता ज़्यादा है, लिखता कम है। इस तरह से जो भाषा का मुख्य रूप है वह क्या है, बोलना, जिसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक रूप से हम जितना अधिक बोलते रहते हैं वह सब भाषा का रूप होता है। लिखित रूप में जब हम किसी चीज़ को, अपने विचारों को लिख करके लेखबद्ध करते हैं, जैसे तमाम पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र हैं, इसको भी हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो मूल रूप से आकर के लिखित और मौखिक 2 रूप भाषा का बन जाता है। अब हम आगे देखेंगे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा क्या होती है। अब देखेंगे लिपि एवं व्याकरण से हमारा क्या अभिप्राय है। तो अब देखिए, हम अगले चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है लिपि या स्क्रिप्ट। लिपि क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होती है, आइए हम इसके अर्थ को देखते हैं। देखिए, ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी जो ध्वनि चिन्ह है, जो हमारे मुख से निकलते हैं, विवल नासिकाग्र से निकलते हैं, तो उन ध्वनि को हम चिन्ह में बदल देते हैं, संकेत बदल देते हैं, और वही संकेत क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने का ढंग या तरीका को लिपि कहते हैं। माने भाषा को किस संकेत में लिखा जाए, किस तरीके में लिखा जाए, किस ढंग से लिखा जाए, वही क्या होती है, लिपि या स्क्रिप्ट कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए, चाहे जो भी भाषा हो, उसके लिखने के लिए कुछ संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं। अर्थात जैसे आप का लिखते हैं, एक संकेत है, खा लिखते हैं, एक संकेत है। तो उसी तरह से कुछ ना कुछ संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो लिपि से अभिप्राय क्या होता है, स्क्रिप्ट से अभिप्राय क्या होता है कि हम अपने विचारों को, अपने ध्वनियों को जिन संकेतों के रूप में लेखबद्ध करते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। और यह लिपि प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग होती है। जैसे अंग्रेजी की अलग लिपि होती है, रोमन, उसी तरह से हमारी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अब आप देखिए देवनागरी लिपि ये क्या है। तो देवनागरी लिपि का जो अभ्युदय हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ। अर्थात ब्राह्मी लिपि, हमारे यहाँ कई लिपियाँ बोली जाती हैं, तो जो सबसे प्राचीन लिपि है वह क्या है, ब्राह्मी लिपि है। उसी ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अर्थात ब्राह्मी लिपि का प्राय है कि वैदिक काल में हम ब्रह्म, आत्मा इत्यादि के विषय में तमाम चिंतन करते थे, उसी पर लिपियों का आविष्कार करते थे। तो उस समय जो ब्रह्म अर्थात ईश्वर के प्रति हमारी भाषाएं थी, जो हमारे लेख थे, वे सब लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। लेकिन जो हमारी भाषाएं थी, चूंकि वह संस्कृतमय थी, देव भाषा के रूप में थी,
तो इसलिए नगरों में बोली जाने वाली जो भाषा देवभाषा थी वही आगे चल करके संस्कृत के लिए प्रयुक्त होने के कारण नागरी अर्थात नगर में बोले जाने से लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। अब देवनागरी लिपि का अर्थ क्या हुआ, अर्थात जो संस्कृत भाषा पहले प्राचीन काल में बोली जाती थी वह देवताओं के लिए अधिकांशतः बोली जाती थी और किनके द्वारा बोली जाती थी, क्योंकि जो नगर आते थे ऐसे पुरुषों को नागर कहा जाता था। तो ऐसे वासियों के द्वारा बोली जाने वाली देवभाषा संस्कृत को देवनागरी लिपि के रूप में लिपिबद्ध किया गया, उसको लिखा गया। इसीलिए हमारी जो भाषा है चाहे वो संस्कृत हो या हिंदी हो उसको हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। अब देखिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि प्रत्येक लिपि की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता होती है, लेकिन हमारी जो संस्कृत की लिपि है जो देवनागरी है यह एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें किसी प्रकार से हम किसी भी ध्वनि को बिल्कुल उसी संकेतों में जो हमने बनाया है उसमें उसको प्रस्फुटित कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अर्थात ध्वनियाँ या लिपि या संकेत जिसके लिए बनाए गए, जिस वर्ण के लिए, वह उसी वर्ण का उसी ध्वनि में ही उच्चारण करते हैं, उससे अलग नहीं करते हैं। इसीलिए संपूर्ण संसार में सबसे अधिक अगर किसी भाषा में किसी लिपि में ध्वनियों को प्रस्फुटित करने की, संकेतित करने की, अंकित करने की क्षमता है तो वह है देवनागरी लिपि में। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए देवनागरी लिपि में वर्ण विभाजन वैज्ञानिकता है, अर्थात जो देवनागरी लिपि है इसमें जो वर्णों का विभाजन कैसे किया जाए इसमें क्या है, वैज्ञानिकता, साइंटिफिक है। इस लिपि में मूलतः 14 स्वर, 35 व्यंजन, 3 संयुक्ताक्षर अर्थात 52 वर्ण होते हैं। कितने माने 14 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 3 संयुक्त अक्षर होते हैं, कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, माने प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, सब के लिए कुछ ना कुछ एक संकेत या चिन्ह बना हुआ है। वर्णों का उच्चारण अपरिवर्तनीय है, अर्थात उच्चारण को हम बदल नहीं सकते। जैसे आप देखे होंगे इंग्लिश है वहाँ BUT बट होता है, PUT पुट होता है, लेकिन हिंदी में क्या है, अगर वो मात्रा जिसके लिए बनाई गई है वह मात्रा उसी ध्वनि का ही उच्चारण करती है, उसी का आभास कराती है, इसलिए इसे अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इसको बदला नहीं जा सकता किसी भी परिस्थिति में। इस लिपि में उच्चारण लेखन में एक रूपता होती है, अर्थात जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं। अन्य भाषाओं में यह दोष है, बोलते कुछ हैं लिखते कुछ हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में क्या है, जैसा हम बोलते हैं ठीक उसी प्रकार से लिखते भी हैं, संकेत भी वही हमारे रहते हैं। देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की शक्ति है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विशेषता कि जितनी भी संसार की ध्वनियां हैं समस्त ध्वनियों को अंकित करने की शक्ति अगर किसी में है तो केवल देवनागरी लिपि में ही पाई जाती है। इस लिपि में हिंदी के अलावा लिखी जाने वाली अन्य भाषाएं, केवल हिंदी ही नहीं देवनागरी लिपि लिखी जाती बल्कि संस्कृत भी लिखी जाती है, मराठी भी देवनागरी लिपि लिखी जाती है, गुजराती, नेपाली आदि जो भाषाएं हैं ये भी लिपि क्या इनकी है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अब आपने देख लिया हिंदी क्या है, भाषा क्या है, लिपि या स्क्रिप्ट क्या है। अब चूंकि जो भी भाषा है वह किसी न किसी लिपि में होती है, लेखबद्ध होती है, संकेतों में होती है। अब उन संकेतों को या वर्णों को हम किस रूप में व्यवस्थित करें, तो शब्दों को, ध्वनियों को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। आइए अब हम व्याकरण या ग्रामर को समझते हैं। व्याकरण क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, कहते हैं वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, अर्थात किसी भी भाषा का शुद्ध रूप का जो ज्ञान करावे वही क्या है, व्याकरण है। प्रत्येक भाषा के बोलने और लिखने के अपने कुछ नियम होते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं समस्त भाषाओं को बोलने की और लिखने की अपने कुछ ना कुछ नियम होते हैं। इनके पालन के बिना कोई भी भाषा सीखी नहीं जा सकती है, अर्थात उन नियमों का अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम कोई भाषा सीख नहीं सकते। ये हमारी एक शर्त होती है, अर्थात उस भाषा के जो नियम बनाए गए हैं, शब्दों के अनुशासन जो बनाए गए हैं, जो कानून या संविधान बनाए गए हैं, उनका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। भाषा के इस नियमों का परिचय व्याकरण में मिलता है, अर्थात कौन सा नियम कहाँ बना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, किस परिस्थिति में उसका प्रयोग करना है, इसका परिचय अगर मिलता है कहाँ मिलता है, हमें व्याकरण ग्रामर में ही मिलता है। जो हमें शुद्ध भाषा का
ज्ञान कराता है, अर्थात व्याकरण सदैव शुद्ध भाषा का ज्ञान कराने का परिचायक होता है। इसके अंतर्गत जैसे वर्ण है, वर्णमाला है, शब्द विचार हैं, वाक्य विचार हैं, संज्ञा है, लिंग है, वचन है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, विराम चिन्ह आदि जो भी कुछ हैं वे सब समाहित होते हैं। इसीलिए किसी भी भाषा का व्याकरण वह बहुत बृहद होता है। उसमें तमाम प्रकार के नियम और शर्तें होती हैं, कब किस ध्वनि का परिवर्तन करना है, किस परिस्थिति में करना है, किस लिंग के लिए करना है, किस वचन के लिए करना है, किस काल के लिए करना है, कैसी क्रिया है और किस प्रकार से हमें उन ध्वनियों को निरंतर बोलना है कि रुक करके बोलना है, विराम चिन्हों का प्रयोग करके बोलना है। इन सारी चीज़ों का अगर समावेश कहीं होता है तो वही क्या है, व्याकरण होता है। इसलिए अगर हमें भाषा को समझना है, हमें हिंदी भाषा को समझना है, तो निश्चित रूप से हमें हिंदी भाषा की लिपि को समझना होगा, देवनागरी लिपि को समझना होगा। देवनागरी लिपि में जो संकेत हैं, वर्ण हैं, उन वर्णों को समझना होगा, तभी हम अपनी भाषा का निश्चित रूप से एक सकारात्मक रूप से उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम अगर अपनी भाषा को मूलतः अधिक से अधिक उपयोगी बनाना चाहते हैं तो इसके व्याकरण को जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम अगली कड़ी में व्याकरण के अंतर्गत आने वाली चीज़ें जैसे वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, शब्द क्या है, इनके विषय में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और हम तो कहेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा में अपने को अधिक मेधावी बनाना चाहते हैं, सफलता लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें। और हमारे तमाम प्रकार की जो भी ऐसी ज्ञान विज्ञान की चीज़ें आती हैं उसको जानना है, तत्काल प्राप्त करना है, उसकी सूचना लेनी है, तो आप बेल निशान को जरूर दबाएं